हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-238 बिजनेस क्वीन कियारा, शौर्य और उसके साथी इस वक्त भूचंद के सामने बैठे थे और उन्होंने मिलकर जयेश और यश को अच्छा खासा डरा दिया था। वहीं प्रणाली की शादी टूटने के बाद पर अभिमान ने मौके पर चौका मारते हुए प्रणाली का हाथ मांग लिया। शौर्य ये सब बहुत खुश होकर देख रहा था, पर मन ही मन वह आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। अगर वह समरलोक चला जाता है तो अभिमान को यही रहना होगा और वह अपना जीवन अपनी उच्च साधना के साथ तो अच्छे से बिता लेगा, पर क्या उसकी ताकत खुद को बचाने के लिए काफी है? अभिमान की बात सुनकर पूरा बिरला परिवार शौक होकर अभिमान को देखने लगा। तभी रायचंद ने अपना गला साफ करते हुए कहा, पापा ये अभिमान है और इन्होंने ने ही आपका इलाज किया था। साथ ही इनकी एक और पहचान है, ये समीर गिल के बेटे हैं, पर इन्होंने अपने पापा की दौलत को लात मारी और शौर्य के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। ये सुनकर भूचंद ने अभिमान को नीचे से ऊपर गौर से देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर तुम दूल्हे बनते हो तो, पर क्या प्रणाली इस बात से राजी हो जाएगी? ये सुनकर अब लड़कों की नजर प्रणाली पर अटक गई। प्रणाली पहले ही शौक में थी, अब इनकी नजरों की वजह से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। फिर उसने एक सांस ली और कहा, मैं थोड़ा सोचकर बताती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं अभिमान को ऐसी से अब तक जानती भी नहीं हूँ। ये सुनकर सभी लड़कों ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि प्रणाली की बातों से ये तो पता चल रहा था कि वह भी अभिमान को खुद को साबित करने का मौका देना चाहती है। तभी शौर्य ने असुर राज की अंगूठी जयेश को दी और उसे और उसके बेटे को मंत्री के पास जाने के लिए कह दिया। जाते वक्त उसने दोनों के कंधों को थपथपाया और बोला, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये काम सक्सेसफुली कर दोगे। और हाँ, अगर कोई होशियारी की तो तुम दोनों भी बम की तरह फट जाओगे। इतना कहकर शौर्य ने उन बाप बेटे को वहां से बाहर जाने दिया। उनके जाते ही शौर्य ने अभिमान को इशारा किया और उसका इशारा अभिमान समझ गया। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक गोलियों से भरी बोतल निकाली और भूचंद को दी और कहा, दादाजी ये गोलियां आपके सेहत के लिए है। इसकी एक गोली खाते ही आप 5 साल अधिक जवान दिखेंगे और आपको इन्हें 6 दिन के अंतराल में खाना है। अभिमान की बात सुनकर भूचंद ने एक गोली निकाली और मुंह में रख दी और अगले ही पल वह गोली घुल गई और दादाजी का चेहरा अधिक जवान दिखने लगा। सभी लोग अब हैरान से अभिमान देखने लगे। यहाँ तक कि प्रणाली भी उसे देखने लगी। इधर जयेश और यश तेजी से अपनी गाड़ी को हाईवे पर दौड़ा रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों मंत्री के बैंक पर पहुंच गए। उन दोनों ने आते ही अंदर जाकर मंत्री से मुलाकात की। मंत्री से मिलते ही जयेश ने बड़े ही आराम से अपने हाथ से अंगूठी निकाली और मंत्री को दे दी। अंगूठी लेते ही मंत्री ने उसे पहन लिया। उसके बाद उसने जयेश से कहा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी जमीन है उसे मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। आपको बस अब पैसा गिनना है, पैसा। मैं आज बहुत खुश हूँ। मंत्री की बात सुनकर जयेश ने एक झूठी मुस्कान बिखेरी और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब। इस अंगूठी को उस बुड्ढे के हाथों से बड़ी मुश्किल से मैंने आपके पास लाया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मंत्री मुस्कुराया और वहां से चला गया। जयेश ने अपने बेटे को देखा और वहां से जल्द निकल जाने का इशारा कर दिया। दोनों बाप और बेटा अपनी महंगी कार में बैठकर मंत्री निवास से तेजी से हाईवे की तरफ निकले। जैसे ही उनकी कार हाईवे पर पहुंची, अचानक जयेश को अपने शरीर के हर हिस्से में दर्द महसूस होने लगा। अगले ही पल इसी दर्द के चलते जयेश का कार के ऊपर से कंट्रोल छूट गया और उसकी कार हाईवे के बीचों बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। ठोकर इतनी तेज थी कि दोनों बाप बेटे उसी एक्सीडेंट में मारे गए। इधर मंत्री के घर के अंदर वह भी उस अंगूठी को पहनकर उसे ऊपर नीचे करके निहारे जा रहा था। लेकिन तभी उस अंगूठी से एक काली रोशनी निकली और बाहर आ गई। उस रोशनी ने एक आकृति का आकार लिया और उस आकृति ने मंत्री जी को पूरा का पूरा निचोड़ दिया। अगले ही पल मंत्री जी एक सूखी लाश बनकर गिर गया। उधर उस आकृति में भी बदलाव हो गया था। वह आकृति अब एक प्रदर्शक असुर की आकृति में बदल गई थी। उसका वह डरावना रूप बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। पर वह आकृति बहुत ज्यादा खुश थी और हंसने लगी थी। तभी उस अंगूठी पर एक मुद्रा उभर आए और एक गोलाकार घेरा तैयार हो गया। उस घेरे ने उस आकृति को अब अंदर खींचना शुरू किया और उसके उस पारदर्शी रूप को छोटे छोटे कणों में तोड़ना शुरू किया।
उस आकृति ने ये महसूस किया तो वह गुस्से से चिल्लाने लगी, धोखेबाज इंसान, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा और तुम सभी को बर्बाद करके रख दूंगा। इतना कहते कहते असुर राज का शरीर कणों में विघटित हो गया और वह नष्ट हो गया। वह अंगूठी भी उसके नष्ट होने के बाद धीरे धीरे कणों में बिखर गई और हवा में गायब हो गई। इधर बिरला मैंशन में चारों लड़के आराम से बैठकर अधिक जवान हुए भूचंद को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और बिरला परिवार के लोग अब उन चारों को देख रहे थे। अभिमान ने अपने हाथ की उनकी से नाक को घिसा और बोला, मैं कुछ आयुर्वेद का ज्ञान रखता हूं जिसमें ऐसे कुछ सूत्र बताए गए हैं जिसका उपयोग करके आप जवान हो सकते हैं। ये बस मेरे ज्ञान की उपज है। ये सुनकर अब तो भूचंद के साथ साथ प्रणाली की भी आंखें चमक गई थी। रायचंद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ देर बातें करने बाद चारों लड़के बिरला मैंशन से बाहर निकले। जब वो लोग बाहर निकले दोपहर हो चुकी थी। तभी शौर्य ने कुछ सोचा और बाकी लड़कों को घर जाने के लिए कहकर खुद ऑफिस की ओर निकल गया। ऑफिस के बाहर पहुंचकर वह अपने उन्हीं सीधे साधे कपड़ों में वह बाहर बने लॉन में बैठ गया और आदित्य का इंतजार करने लगा। उसे बताया गया था कि अदिति भाभी आज चीकू के साथ टिफिन लेकर ऑफिस आने वाली है। तो शौर्य ने सोचा कि क्यों ना आज टिफिन बाहर लॉन में बैठकर ही खाया जाए। उसी वक्त उनके ऑफिस का गेट खुलता है और एक लाल रंग की मस्टैंग स्पोर्ट्स कार कंपनी के अंदर आ जाती है। शौर्य ने जब उस ओर देखा तो उसकी नजर उस गाड़ी को चलने वाली लड़की पर जम गई। अपने लाल बिजनेस सूट में वह कहर बरसा रही थी। उसने अपने शरीर पर सब कुछ लाल रंग का पहना था। लाल हाई हील्स, लाल घड़ी, लाल चश्मा, लाल इयरिंग्स, सब कुछ। उसकी लिपस्टिक भी एकदम भड़कीली लाल रंग की थी। लेकिन ये सब कुछ उसके गोरे रंग पर सूट हो रहा था। पर उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मानो इस दुनिया में मौजूद हर कोई उससे कुछ पैसे उधार लेकर बैठा हो। वह लड़की अपनी गाड़ी से एकदम स्टाइल से उतरी और उसके पीछे उस लड़की की असिस्टेंट उसकी पर्स लेकर नीचे उतर गई। वह लड़की चलते हुए लॉन के सामने से जाने लगी, तभी उसकी नजर शौर्य पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। शौर्य से नजर मिलते ही उस लड़की ने नाक सिकोड़ ली और बड़बड़ाई, हाउ लो क्लास। ये सुनकर शौर्य तपाक से बोल पड़ा, चाटना है क्या मुझे? शौर्य ने ये अनजाने में कह दिया था पर उस लड़की ने साफ साफ सुन लिया। वह लड़की अपने रास्ते में रुक गई और पीछे मुड़कर शौर्य के सामने आई और बोली, क्या बोला तुम्हें अभी? शौर्य ने उस लड़की को हैरानी से देखा और मन में सोचा, ये तो काफी तीखी दिखती है और इसकी अकड़ तो इतनी है कि ये खुद अकड़ गई है। शौर्य आराम से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उस लड़की के मुंह पर उबासी लेते हुए बोला, तुमने अभी अभी कहा कि हाउ लो क्लास, तो मैंने पूछा चाटना है क्या तुम्हें? ये सुनकर वह लड़की एकदम से भड़क गई और शौर्य को चाटा मारने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसे उसके गाल पर ही एक चाटा रसीद हो गया। लड़की लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। शौर्य ने हाथ झटका और बोला, यह तुम एक मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान का तरह ही बर्ताव करो, वरना तुम्हें इस हाई क्लास से लो क्लास बनाने में देर नहीं लगेगी। ये सुनकर उस लड़की की असिस्टेंट आगे आई और तनते हुए बोली, यू ब्लडी बैगर, तुम्हें पता है तुमने अभी अभी किसी साथ पंगा लिया है? ये मिस कियारा है, हमारे देश की सुपर मॉडल और इस देश की सबसे बड़ी फिल्म एक्ट्रेस। इनसे तुमने ऐसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश भी तुमने कैसे की? तभी एक छिटाक की आवाज हुई और उस असिस्टेंट ने अपना गाल पकड़ लिया। तभी उसे शौर्य की शांत आवाज सुनाई दी। ऐसे वो दोनों लड़कियों हक्का बक्का रहकर शौर्य को घूरने लगी। नीचे गिरी हुई कियारा गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, मैं अभी के अभी इस कंपनी के मालिक को बोलकर तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। तुम नहीं जानते कि आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे एक इशारे पर वो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर देगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसके कानों में सिर्फ एक बात रिपीट होने लगी, आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है। शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने कियारा को ऊपर से नीचे देखा और बगल में थूक दिया और बोला, पागल लड़की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमारी भाभी से अपनी बराबरी कर सको। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ, क्योंकि अदिति भाभी अभी यही आ रही है और अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली तो कहीं वो तुम्हारी ये गोरी चमड़ी उधेड़ कर ना रख दे। कियारा शौर्य की बातों और हरकत से दंग रह गई। उसके सामने खड़ा लड़का उसे जरा सी भी इज्जत नहीं दे रहा था, उल्टा उसने उस पर थूक दिया और किसी भाभी की बात करने लगा। वो गुस्से से लाल हो गई थी। तभी ऑफिस के अंदर से आदित्य, कशिश, सिमरन और रिया चलते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि कियारा गुस्से से शौर्य को घूर रही है, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो बात हुई है। आदित्य तुरंत उनके पास पहुंच गया।
आदित्य को देखते ही कियारा दौड़कर उसके गले लगने के लिए आगे आए, पर तब आदित्य ने उसे दूर ही रोक दिया। शौर्य ने आदित्य को घूरते हुए कहा, तो इस कंपनी के नए मालिक की ये सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड भी है और घर पर एक बीवी और एक बेटा भी है। क्या बात है, आज तो बड़ा मजा आएगा। शौर्य की बात सुनकर अचानक आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। उसने घर कर कियारा को देखा और बोला, ये क्या हरकत है मिस कियारा? आपने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताने की हिम्मत कैसे की? कियारा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, हनी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम मुझे भूल गए? कॉलेज के दोनों में तुम मेरे पीछे पागलों की तरह घूमते थे। अब क्या हुआ? क्या तुम अब मुझे अपना नहीं सकते? आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, उस समय मेरी अक्ल घास चरने गई थी जो तुम जैसी लड़की के पीछे पागल हो गया था। वैसे भी तुमने मुझे रिजेक्ट करके उस अनीस के साथ रातें रंगीन की थी ना। तुम्हारी वो वीडियोज आज भी मेरे पास बैकअप की तौर पर है, कहूं तो दिखाऊं? आदित्य की बात सुनकर कियारा सकपका गई। उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य उसे ऐसा कुछ कहेगा। उसे लगा आदित्य को उसके कांड के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने नजारे झुका ली। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, तुमने आज यहाँ आकर मेरे ही भाई को कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब ये सोचो कि कुछ देर में मेरी वाइफ यहाँ आने वाली है, और अगर उसने ये बात सुन ली होती तो तुम अभी यहाँ खड़ी तो बिल्कुल नहीं होती। तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, उसे तो मैं लेटने भी नहीं दूंगी। जब सबने मुड़कर देखा तो गोद में गोलमटोल चीकू को लिए और दूसरे हाथ में ढेर सारा खाने का सामान लिए अदिति भाभी आ रही थी। इस रूप में भी वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उनके नुकीली नाक पर का गुस्सा बहुत खतरनाक लग रहा था। अदिति ने आते ही खाने का सामान रिया को दिया और चीकू को शौर्य को थमा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी शादी का पल्लू कमर में खोंचा और अपनी चूड़ियों को पीछे सरका दिया। अदिति को ऐसे देखकर आदित्य को पसीने छूट गए। आदित्य लड़खड़ाते हुए बोलने लगा, अदिति रुक जाओ और मेरी बात सुनो। लेकिन अदिति ने आदित्य को ऐसे इग्नोर किया जैसे वह वहां पर था ही नहीं। अदिति सीधे आकर कियारा के सामने खड़ी हो गई। कियारा ने जब अदिति को देखा तो उसकी भी आवाज अपने गले में अटक गई। उसकी असिस्टेंट तो अब बोलना ही भूल गई थी। तो तुम्हारा कहना है कि मेरा पति तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन कियारा के कुछ कहने से पहले ही शौर्य बोल पड़ा, हाँ भाभी, और इसने मुझे यहाँ देखकर लो क्लास भी कहा। शौर्य के इतना कहते ही चटाक की आवाज हुई और कियारा का चेहरा दूसरी ओर मुड़ गया। ये थप्पड़ काफी जोरदार था। अदिति ने गुस्से से उसके बाल पकड़े और बोली, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे देवर को तुम लो क्लास कहो? अगर अद्विका को पता चला कि उसकी गैरहाजिरी में उसके पति को तुम जैसी गंदी लड़की लो क्लास कहती है तो वो तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें खत्म कर देगी। इतना कहकर अदिति ने एक और थप्पड़ कियारा के दूसरे गाल पर मार दिया। उसके बाद फिर उसने कियारा से कहा, मेरा पति तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? क्या तुम कोई अप्सरा हो जो तुम मेरे पति को अपना बॉयफ्रेंड बोलने लगी हो? इतने दिनों से कहाँ मेरी थी तुम जो आज अचानक उठकर यहाँ आए हो? उसके बाद एक और बार थप्पड़ की आवाज गूंजी। कियारा ने रोते हुए हाथ जोड़े और बोली, मुझे माफ कर दो। मैं इसके बाद तुम्हारे पति के आसपास कभी नहीं आऊंगी। वो तो बस मैं आदित्य को टीवी पर देखकर बहक गई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। ये सुनकर अदिति ने कियारा को ऐसे ही उठाकर दूर फेंक दिया और बोली, आइंदा मेरे पति और उसके बिजनेस के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे अग्निहोत्री परिवार का इतिहास कैसा है। कियारा हड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी की ओर दौड़कर चली गई। उसके पीछे उसकी असिस्टेंट भी दौड़कर चली गई। अदिति वापस आदित्य की ओर मुड़ी तो आदित्य ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, ये लड़की मेरी कॉलेज की दोस्त थी। उस वक्त उसने मेरा मजाक बनाकर मेरे प्यार को रिजेक्ट किया था और कॉलेज के अमीर लड़कों के साथ रातें रंगीन की थी। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। आदित्य को ऐसे सफाई देते देख अदिति मुस्कुराया और बोली, हाँ पता है मुझे। अब चलो खाना खाते हैं। ये सुनकर सभी लोग वही लॉन में जाकर बैठ गई और खाना एंजॉय करने लगे। शाम तक शौर्य कंपनी के अंदर ही रुक गया। जब वह रात को घर पहुंचा तो उसके चारों बच्चे अपनी साधना से बाहर आ चुके थे। इस वक्त उनकी आभा लगभग शौर्य के समान लग रही थी। इसे देखकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब क्या करने वाला है शौर्य आगे? क्या शौर्य वापस ओलंपस जाने वाला है? क्या कली अपनी पहली चाल चलने वाला है? क्या होने वाला है शौर्य का अगला कदम?